एवरीवन, मेरा नाम अनु है और आज हम अपने कोर्स इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के फर्स्ट टॉपिक सोशल प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन को शुरू करने से पहले प्लीज एक बार जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक की शुरुआत कुछ कीवर्ड्स की इंफॉर्मेशन से होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स को अरेंज किया है, जिसमें से फर्स्ट कीवर्ड इज सोशल इश्यूज, जो कि डायरेक्टली हमारे आज के टॉपिक के नाम से और हमारे कोर्स के नाम से लिया गया है। सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज क्या होते हैं? सोशल इश्यूज कुछ ऐसी पॉलिटिकल डिबेट्स हैं जो अपने अंदर कुछ मोरल जजमेंट्स को इंक्लूड करते हैं और एक ऐसा क्राइटेरिया बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। बेसिकली ये सोशल इश्यूज मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा क्राइटेरिया बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल डिबेट्स में एक ऐसा क्राइटेरिया बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें बेसिक नीड्स की और बेसिक फैसिलिटीज एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए, उन चीजों के बारे में बातें होती हैं। जब कभी ऐसा होता है कि जो बेसिक नीड्स होती हैं एक इंसान की या कुछ बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जो एक इंसान को या एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को प्रोवाइड नहीं हो रही होती है किसी कारणवश या किसी कमी की वश, या जो भी वो इश्यू होता है बीच में, वही हमारा सोशल इश्यू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट्स कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हैं जो किसी को एनकरेज भी करते हैं और डिस्करेज भी करते हैं ताकि समाज में कुछ सोशल चेंज आ सके। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि एनकरेज और डिस्करेज दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं किसी मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये दोनों वर्ड ही बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, राइट? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च एन मूवमेंट नेम्ड आत्मनिर्भर भारत इन जून 2020। आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जून 2020 में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक मूवमेंट को शुरू किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली ही हमारे इंडिया के अंदर 59 एप्लीकेशंस को, जो कि फोन में एप्स होते हैं, उन्हें बैन कर दिया गया है और जो कि चाइना से रिलेशन रखते थे, जो कि चाइना में बने हुए थे। तो इसके बहुत सारे रीजन है, बट इसका एक पर्टिकुलर रीजन ये भी है जो अभी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में, जिसमें हमारे बहुत से सैनिक थे जो उनको वीरगति प्राप्त हुई। तो ये एक वहां से भी रीजन है और भी बहुत सारे डिप्लोमेटिक रीजन है, हम उन पे नहीं जाएंगे। बट जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी हमें एनकरेज कर रहे हैं कि आप सेल्फ सस्टेन बने, आप अपने खुद के देश में बनी हुई चीजों का यूज करें, देश में बने हुए फोन्स का, सामान का, या फिर जो भी एप्लीकेशंस वगैरह सब चीजों का उनका यूज करें, और जो हमारे देश का पैसा है वो हमारे इकोनॉमी से बाहर निकलकर कहीं और ना जाए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो एक साथ डिस्करेज भी कर रहे हैं चाइनीज आइटम जिनको हम यूज करते हैं, हमें बता रहे हैं कि नहीं, उनका यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का एक साथ कैसे यूज हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड इज सोशल पॉलिसी। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और ये बहुत ही, जो इसके अंदर होता है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोशल पॉलिसी क्या होती है, वो एक फॉर्मल स्ट्रेटेजी होती है, या फिर बोल सकते हैं कि कैसी प्लानिंग होती है जो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंटल बॉडीज के द्वारा की जाती है या गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। हमारी जो सोशल लाइफ है, हमारे जो उनके नेशन की जो सोशल पॉपुलेशन, उनकी जो सोशल लाइफ है, उनमें कुछ शेप देने के लिए। यानी कि इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि जो भी पॉपुलेशन किसी कंट्री की है, जो भी ये सोशल पॉलिसी बना रहे हैं, मे बी कोई भी कंट्री हो सकती है वो सोशल पॉलिसी बनाती है, तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जो भी इंडियन पॉपुलेशन है, जो भी सोशल पॉलिसी बनाने की या स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें यही देखा जाएगा कि लगभग हर पॉपुलेशन, हर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को वेलफेयर ही हो, उसको फायदा ही हो, और वो कैसे हो, वो थ्रू लेजिस्लेटिव रेगुलेशंस के थ्रू होना चाहिए, जिसमें, क्योंकि क्या होता है ना कि सोशल पॉलिसीज जो होती हैं वो सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती हैं, राइट?
अगर आप कुछ फॉर्मल ऐसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, अगर आप कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं कि हमें इस टाइम तक यानी कि 2021 तक, 1 साल के अंदर हमें हर गांव में लाइट भिजवानी है या कुछ अलग करना है। जैसे अभी अभी जब हमारा अभी जो बजट आया था करंटली, उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की गई थी। आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर एक बात हुई थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रिक पंप बनाए जाएंगे उनको चार्ज करने के लिए, और इसको ताकि इससे पोल्यूशन थोड़ा कम होगा हमारी कंट्री में, राइट। तो ये कुछ ऐसी फॉर्मल स्ट्रेटेजीज होती हैं जिनको टाइम के अकॉर्डिंग शेप दी जाती है, जिनको टाइम के अकॉर्डिंग लागू भी किया जाता है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जो शायद आप अभी इस टाइम पे रिलेट कर पाएंगे। ये एग्जांपल है, आप लोगों को याद होगा कि 2015 में एक पॉलिसी आई थी, एक स्कीम आई थी जिसका नाम था डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंडर क्या होता था कि उसमें उसका जो मोटो था वो था पावर टू एम्पावर। उसमें क्या था कि हर जगह इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको मोर एम्पावर करने की बातें की गई थी, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी या जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती थी उनको कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाए। और जो भी ज्यादा लोग थे, मान लीजिए पॉपुलेशन थे, उनको छोटा मोटा काम करने के लिए बार बार किसी शॉप पर या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े जहां पर उनको अपना काम कुम करके छोड़कर जाना पड़े। सेकंड चीज जो इसकी हो सकती थी ये भी थी कि इसमें आप काम अपना खुद कर सकते हो ऑनलाइन बैठे हुए, और इसमें आपकी प्राइवेसी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं बाहर किसी शॉप पर जा रहे हो, वहां पर अपना आइडेंटिटी जो आपकी होती है, पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स उनको शेयर कर रहे हो, तो वहां से फ्रॉड के काफी चांसेस हो सकते थे। तो उनको भी रोकने के लिए अब इनको रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी पेंडेमिक में जब बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा था, कोई शॉप खुली नहीं थी, तो लोगों ने कैसे पता चला? इसी ऑनलाइन ही तो हम आज पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन ही तो जो सर्विसेज थी गवर्नमेंट की वो हमें मिल पाई, उनकी हमें पता चल सका कि क्या क्या था, राइट। तो सोशल पॉलिसी कुछ इस तरीके से हमारी लाइफ में वेलफेयर करने के लिए काम आती है। जो नेक्स्ट कीवर्ड है दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से किसी इंडिविजुअल या किसी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हार्म होता है, मतलब उन्हें नुकसान होता है। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये आप या तो कोई नॉर्म्स या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहे हैं, या कोई जो सोसाइटी के अंदर जो उनकी वैल्यूज होती हैं, इथिक्स होती है, आप उनको तोड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या फिर आप किसी के रिलीजन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उनकी रिलीजन जो उनकी धार्मिक इमोशंस हैं उन पे कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो सोशल प्रॉब्लम्स ये होती हैं। और नेक्स्ट सब टॉपिक इज रिव्यू ऑफ जर्नल थ्योरीज। इसमें क्या होता है कि 3 तरीके की मोस्ट जो मैंने यहाँ पर ली है वो 3 थ्योरीज ली हैं जिनमें हम काफी समझ सकते हैं जर्नल जो हमारी सोसाइटी होती है उसके बारे में। तो देखिए, ये मेरी पर्सनल थ्योरीज नहीं है, ये मेरे पर्सपेक्टिव नहीं है, ये बहुत सारे सोशलिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये थ्योरीज ली हैं। मैंने बस इनको यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को ये इसका आपका बेस बने, राइट। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है ये है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी को, हमारा जो समाज है उसे एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग समझा जाता है, उसे देखा जाता है कि सोसाइटी क्या है, एक सिस्टम की तरह है जिसमें अलग अलग पार्ट हैं, और वो अलग अलग पार्ट जो अलग अलग काम भी करते हैं पर एक साथ रहकर काम करते हैं, समझे? ओके, तो क्या होता है कि अलग अलग पार्ट से मेरा मतलब क्या है? अलग अलग पार्ट से मेरा मतलब है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ये सभी क्या है? सोसाइटी के पार्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, आप देखिए, एजुकेशन क्या होगी? अलग काम करती है, वो आपको नॉलेज देती है, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फैमिली क्या करती है? आपको पालती है, आपको एक एबल पर्सन बनाती है। और हमारा रिलीजन क्या होता है? वो आपको एक साइकोलॉजिकल और थ्योरी, मतलब आपको एक समझ देता है, ठीक है, कर्मा एंड एवरीथिंग। अब क्या होता है कि ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन है पर एक साथ फंक्शन कैसे कर रहे हैं? आप एक फैमिली में रहते हैं, आप उसी फैमिली में रहकर अपनी स्टडीज करते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं,
और आप उसी फैमिली में रहकर अपनी रिलीजियस थ्योरीज, जो आपका रिलीजन है उसके बारे में समझते हैं। मे बी वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरीज सुना रहे हैं, या फिर आप कभी किसी रिचुअल्स में बैठे हुए हैं, उनसे आपको ये समझ आती है। पर सोच के देखिए कि आप अलग अलग पार्ट्स को एक ही साथ परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इन थ्योरिस्ट जो भी इन्होंने ये थ्योरी दी थी, सोशियोलॉजिस्ट थे जो भी, उनका मानना था कि ये जो स्ट्रक्चर है ना सोसाइटी का, ये क्या करता है, सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करता है। और ये जो ऑर्डर मेंटेन होता है ना, इससे सोसाइटी में बैलेंस बढ़ता है, प्रमोट होता है, स्टेबिलिटी आती है। तो इस थ्योरी का ये मानना था। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जैसे कि हम नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी चीज में, या फिर क्लैश बोल सकते हैं हम इसे, क्लैश हो रहा है किसी दो चीजों के बीच। इसके अकॉर्डिंग जो जिनका ये प्रोस्पेक्टिव है, उनका मानना है कि सोसाइटी में क्या होता है ना, एक हमेशा इनइक्वालिटी होती है, और हमेशा क्या होता है, पावर की और इनइक्वालिटी की हमेशा स्ट्रगल रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ठीक है। अब इनइक्वालिटी को समझने के लिए आप पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो फोटोज हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक पर लिखा है इक्वालिटी, एक पर लिखा है इक्विटी। इक्वालिटी में क्या कर रखा है कि सामने एक फुटबॉल का मैदान है जहां पर मैच चल रहा है। यहाँ पर एक अडल्ट आप देख सकते हैं, और एक छोटी बच्ची है, और एक बच्चा है जो कि डिसेबल्ड है। अब इसमें क्या किया गया है, इन तीनों को एक एक बॉक्स दिया गया है जिसपे खड़े होकर ये मैच को एंजॉय कर सके, या बोल सकते हैं कि देख सके। अब देखिए, जो अडल्ट है उनकी हाइट इतनी है कि वो आराम से खड़े होकर ये मैच देख पा रहे हैं, बट जो बच्ची है उसे अपने पैर ऊपर उठाने पड़ रहे हैं, और वो कंफर्टेबल नहीं है। मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट है, आप कुछ टाइम के लिए अपने पैर को ऊपर उठा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए मैच देख सकते हैं, बट फिर कुछ टाइम के बाद जब आपके पैरों में दर्द होगा तो आपको वापस खड़ा होना पड़ेगा। सेम सिचुएशन क्या हो रही है कि डिसेबल्ड बच्चे के साथ हो रही है। उसको बॉक्स तो दिया गया है, ये तो इक्वालिटी होगी, तीनों को मिला है, पर वो देख नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर, उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो उसके ऊपर खड़ा हो सके। अब जो इसके इसी के साइड में जो सेकंड फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, उसमें इक्विटी की बात की गई है। इसमें क्या हो रहा है कि अडल्ट की हाइट काफी लंबी है कि उन्हें किसी भी बॉक्स की जरूरत नहीं है, और वो आराम से खड़े होकर मैच को फिर भी इंजॉय कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई बॉक्स ना दिया जाए तो। और जो बच्ची है, अगर उसे दो बॉक्स दिए जाते हैं, दो बॉक्स दिए गए हैं, तो वो भी काफी कंफर्टेबली अपना खड़ा होकर मैच को एंजॉय कर रही है, इंटरेस्ट के साथ देख रही है। और जो बच्चा है डिसेबल्ड, उसको क्या कर दिया गया है, ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया, जिसके बेस को फ्लैट रखा गया ताकि वो फिसले ना, और वो भी अपने मैच को देखकर एंजॉय कर रहा है। तो अभी समझे आपके इनमें फर्क क्या है। अब इनइक्वालिटी क्या होगी कि आप इनमें से मतलब सेम सेम आप इन लोगों को बॉक्सेस नहीं दे रहे हो, पर इनइक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इक्विटी है। देखिए, इसलिए तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, अगर इक्विटी होती समाज में। अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये अडल्ट है, इनके पास पावर है, जो कि हम देख ही सकते हैं, ये अडल्ट है, छोटी बच्ची है, डिसेबल्ड है। ये क्या करेंगे कि जितने भी बॉक्स हैं फर्स्ट में, ये सारे के सारे खुद ले लेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी भी हो गई है, और पावर के साथ स्ट्रगल भी हो गया है, क्योंकि जो दूसरे दो बच्चे हैं उन्हें तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, अडल्ट को तो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, जो उनको एक्स्ट्रा चाहिए था, वो तो उन्हें मिल गया अपनी पावर से, बस इनको तो नहीं मिला। तो ये इनइक्वालिटी है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना सोसाइटी के अंदर, जो कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि है सोसाइटी के अंदर, उसमें क्या होता है कि पीपल, जो लोग होते हैं ना, लोग वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर देते हैं, और दूसरों को मौका नहीं देते हैं। मतलब एक गोल सेट करके नहीं चलते हैं कि हमारा सोशल सिस्टम ऐसा अच्छा होना चाहिए, या टुगेदर एक साथ मिलकर उस पर काम करना चाहिए, नहीं, वो ऐसे अपने फायदे के लिए, अपने लालच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं पावर के साथ और इनइक्वालिटी के साथ। नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी। इसमें क्या हो रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, इसके नाम से ही समझिए, इसमें है इंटरैक्शन, सिंबॉलिक भी है और इंटरैक्शन भी है। इंटरैक्शन क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरैक्शन होता है वो फेस टू फेस इंटरैक्शन होता है, या फिर कुछ ऐसा इंटरैक्शन होता है जो आप डेली लाइफ की एक्टिविटीज में एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि आपके आपके घर पे कोई दूध वाला आता है जो आप लोगों को दूध देने के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे जब आप उनसे दूध ले रहे होंगे, बट वो आपका एवरीडे लाइफ है, आप उनको बार बार इंटरेक्शन नहीं करेंगे कि ठीक है काम नहीं है फिर भी मैं उनसे बातें करती हूँ, ठीक है।
इनमें ये एक्चुअली फेस टू फेस ना होके फोन पे भी हो सकता है या फिर बिना बात किए सिंबल्स में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सिंबॉलिक भी लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, इस सब इसमें जो जिनकी ये थ्योरी है, जो लोग इस पर्सपेक्टिव को मानते हैं, उनका मानना ये है कि सोसाइटी जो है वो प्रोडक्ट की तरह है। अलग अलग लोग, इंडिविजुअल जो भी लोग हैं, वो जो एक दूसरे से बात करते हैं, जो एक दूसरे से बात करते हैं अपने किसी नए पर्सपेक्टिव के लिए, एक्सेप्टेशंस के लिए, या ताकि आगे भी उन लोगों की कम्युनिकेशंस होती रहे फ्यूचर में भी, और उन लोगों का काम भी होता रहे। आपने कभी कभी सुना होगा कि आप, कभी कभी कोई बोलता है कि आप कम बातें करते हैं, समाज में ऐसा नहीं होता, समाज में बना के रखना चाहिए, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हम सुनते हैं, बचपन से ही सुनते आते हैं। तो उनका यही उनका बेस है, जो इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी बोलते हैं जिसे, उनका बेस यही है कि आप इंटरेक्शन करते हैं लोग एक दूसरे के साथ, अपने एक सोसाइटी वो उसका प्रोडक्ट बनता है उनका, जो वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, मे बी वो सेल्फिश होकर करते हैं या फिर अपने आप को सोशलाइज करने के लिए करते हैं। तो वो अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम हमारा सब टॉपिक देखते हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स थ्योरी। इसमें क्या है, देखिए इसको आप थोड़ा गलत मत समझिएगा। इसमें क्या है कि हम हिस्ट्री ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, कौन कैसे सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, कैसे पहचाना, नहीं। जो सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर थ्योरीज आई ना, कि लोगों ने पहले सोशल प्रॉब्लम्स को कब पहचाना, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहचाना, उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 मॉडल हैं, मोस्ट जो हम बोल सकते हैं 3 थ्योरीज है इसमें भी। अगेन जो सबसे पहले जो बिल्कुल अर्ली जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने जो फर्स्ट थ्योरी दी थी, यानी कि बहुत टाइम तक जो लोग मानते रहे थे, 1920s तक, लगभग 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी तक, उसमें लोग क्या मानते थे कि द मेडिकल मॉडल को मानते थे। इसमें क्या होता था कि जो सोशलिस्ट थे या जो रिसर्चर थे, उन्होंने एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया दिया हुआ था नॉर्मलिटी को लेकर। इसमें क्या होता था कि जो लोग नॉर्मल है, मान लीजिए जो सोसाइटी के लिए लोग नॉर्मल हैं, वो लोग तो ठीक है, जो एक दूसरे की तरह बातें करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, वो लोग ठीक है। बट जो इंसान बुरे हैं, ठीक है, बुरे इंसान हम किसको मानते हैं, जो इंसान हमारे काम ना आए, जो हमसे अच्छे से बात ना करे, जो कम सोशलाइज हो, उसको हम बोल देते हैं। यहाँ हमारी जज करने की काफी बुरी आदत है सोसाइटी के अंदर, एक दूसरे को जज करते हैं लोग। तो उसमें क्या होता था कि जो बुरे लोग होते थे या जो लोग कुछ गलत काम करते थे, तो उसी चीज को सोशल प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ दिया जाता था कि सोशल प्रॉब्लम्स जो भी होती है वो सिर्फ बुरे इंसानों की वजह से होती है, और उन्हीं के साथ ये शुरू होती है, वही इसका कारण है। उन लोगों को अब नॉर्मल माना जाता था, जैसे मैंने बोला ना, यूनिवर्सल क्राइटेरिया फॉर नॉर्मलिटी, उन लोगों को अब नॉर्मल समझा जाता था, क्योंकि मे बी माइट भी वो लोग या तो मेंटल डेफिशिएंसी का शिकार थे, या फिर मेंटल उनको कोई डिसऑर्डर था, या लैक ऑफ एजुकेशन थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर वो इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन रखते थे सोसाइटी में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो है, दैट इज एब्सोल्यूट अप्रोच टू कंडीशंस इन सोसाइटी। इसमें क्या होता है कि ऐसा टाइम आता है 90s 20s और 90s 30s में, जहां पर लोगों के पर्सपेक्टिव में वेरिएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। रिसर्च क्या होती है, सोसाइटी कैसे चेंज होती है, मान लीजिए एक इंसान ने किसी प्रॉब्लम को समझा, उस पर अपनी थ्योरी दी, अब दूसरे इंसान क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करने की भी कोशिश करेंगे, बट मोस्ट 90% लोग उस चीज को समझने के लिए उससे रिलेट करना शुरू कर देंगे कि अच्छा इस इंसान ने ऐसी बात बोली है, हाँ हमें भी ऐसा ही लग रहा है। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है। बट क्या हुआ कि किसी इंसान को कुछ और आगे जाकर 90s 20s में कुछ अलग से, 30s में कुछ अलग फील आई कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अलग प्रॉब्लम्स है सोशल प्रॉब्लम्स की, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ एक बैड पीपल नहीं हो सकते, या फिर अबनॉर्मल इंसान सिर्फ इसका रीजन नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे या जो रिसर्चर्स थे, उनकी थिंकिंग में थोड़ी सी वेरिएशन आनी शुरू होती है। और उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, 1920s जो सेंचुरी थी, उसमें क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से माइग्रेशन होना शुरू हो गया था, और माइग्रेशन की वजह से अर्बनाइजेशन भी हो रहा था, या कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रहा था, और उसकी वजह से बहुत सारा माइग्रेशन भी हो रहा था।
तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे कि टाइम बदला और जैसे कि उन्हें वो कंडीशंस लगी कि बहुत सारे शहरों में क्या होता है, अभी भी होता है, बहुत सारी सिटीज में अगर आप जाएंगे तो एक एरिया होता है काफी अच्छा साफ सुथरा, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत सारे स्लम एरिया होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि ऐसे लोग रहते हैं जो वहाँ पे काम करने आए हुए होते हैं, मतलब उनको पर्टिकुलर जो बेसिक नीड्स होती है वो नीड्स उन्हें नहीं मिल पाती, और वहां पर आप देख सकते हैं कि लड़ाई झगड़े भी बहुत देखने को मिलते हैं उस एरियाज में, वहां पर क्राइम रेट भी ज्यादा होता है। तो उसका एक रीजन यही है कि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तंग होते हैं अपनी सिचुएशन से। तो इन्होंने इसी एरिया में स्टडी की और यहाँ पर इन्होंने बताया, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने थ्योरी दी कि कोई इंडिविजुअल इस चीज का कारण नहीं है कि कुछ भी गलत हो रहा है या अब नॉर्मल है, बल्कि जो कंडीशन सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है वो इस चीज का कारण है। बट अभी जो रिसेंट जो हमारी स्टडी है, दैट इज मॉडर्न स्टडी ऑफ डेवियंस। डेवियंस एक अबनॉर्मेलिटी को ही डेवियंस बोलते हैं। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस स्टडी तक आते आते क्या हुआ था कि दोबारा से जो लोग थे वो प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर जाना शुरू हो गए थे, ठीक है, जो हमारे मेडिकल मॉडल में हुआ था, बट इसमें कुछ वेरिएशंस थी, उससे वो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं था। अगर सिमिलर होता तो उसको दोबारा मेडिकल मॉडल 2 या कुछ ऐसा ही बोल देते, बट वो बिल्कुल सिमिलर नहीं था, उसमें वेरिएशंस थी, और वो वेरिएशन दो टाइप की थी, मतलब दो लोगों की दो थ्योरी जिसमें आती है। जो फर्स्ट थ्योरी का नाम है दैट इज मोर्टन सोशल स्ट्रेन थ्योरी। एक्चुअली ये थ्योरी जो दी गई थी ना, ये रोबोट के मेटोन ने दी थी। उन्होंने बोला था, उन्होंने एक थ्योरी में अपनी जो थ्योरी थी उसमें बोला था कि क्या होता है ना, सोसाइटी हमें गोल और मतलब एम प्रोवाइड करती है। अब आप लोग सोचते होंगे कुछ भी, आप लोग अगर आप लोगों का कोई भी एम है लाइफ में, कोई भी कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई रिसर्चर बनना चाहता है, कोई और कुछ किसी फील्ड में जाना चाहता है, तो आप लोगों के ये गोल कहाँ से आते हैं? सोचिए, सोसाइटी से ही आते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में कि हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, हमें अच्छी नजर से देखा जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी यही कर रहे होते हैं, इन्हीं चीजों को फेम मिलता है। तो अब क्या होता है सोसाइटी में, जब आप किसी चीज को गोल दे देते हैं, एम दे देते हैं, पर क्या होता है ना कि कुछ ऐसी कंडीशन आती है किसी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के लिए जिसको आप गोल तो सेट करने देते हैं, पर आप उनको वो मीन्स नहीं देते जिनके थ्रू वो जाकर उन गोल्स को अचीव कर सके। यानी कि आपको बोला तो जाए कि ठीक है आप लोग पढ़िए, बट आपको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं दी जाए, आप कैसे पढ़ पाएंगे? मान लीजिए आपको सुबह उठ के कोई बोलता है 4 बजे उठ के आप लोग को पढ़ना है, बट आप लोगों को ना ही तो आप लोगों को फूड दिया जा रहा है, ना ही आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। आप सोचिए, जब इंसान के पेट में खाना ही नहीं होगा तो वो पढ़ने के बारे में क्या सोचेगा, राइट? तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा उससे कि आपने कोई एम बनाया और आप उसको पूरा नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स और बिकॉज ऑफ सम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, किसी कुछ लोगों की वजह से, किसी सिस्टम की वजह से। तो वो चीजें जो होती हैं, कंडीशंस होती है तो ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल की, बट क्रिएट किस चीज ने की? कंडीशंस ने, सोसाइटी की कंडीशंस ने। तो उन कंडीशंस की वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकंड जो पार्ट है इसी थ्योरी के अंदर वो है लेबलिंग थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेबल, ये वर्ड जो है लेबलिंग, ये लेबल से निकला है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि लोग क्या करने लगते हैं, दूसरों को लेबल देना शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो कम सोशलाइज है या इंट्रोवर्ट है, उसको क्या करेंगे, लोग लेबल दे देंगे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, उसको खुद पता होगा और 10 और जिनसे भी मिलेंगे उनको उनको भी इसी बारे में बताएंगे, तो वो क्या होगा, वो आगे सोशलाइज हो ही नहीं पाएगा। जब उसको पता चलेगा कि उसके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो वो सोशलाइज आगे हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सोशल रिएक्शन होते हैं ना लोगों के, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एक की तरह होते हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि क्या सोशल प्रॉब्लम है और कौन अबनॉर्मल है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हमारा, दैट इज द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होता है कि नेचर के बारे में क्या होता है, सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है सोशल प्रॉब्लम, उसके बारे में जानने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, बट जो बहुत सुटेबल थ्योरी है वो उसका, और जो बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक सोशल प्रॉब्लम वो होती है जो डिपेंडेंट होती है टाइम के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर।
अब आप सोचिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कोई भी सोशल प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए मानी जाएगी और किसी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए मानी जाएगी। अब कोई ठीक है, हम एग्जांपल देखते हैं इसमें। पॉपुलेशन पॉपुलेशन हमें पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का कोज है आज हमारे ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया में भी। अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो हमारे लिए पॉपुलेशन एक काफी प्रॉब्लम की चीज है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें पॉपुलेशन बिल्कुल नॉर्मल है और उन लोगों को पॉपुलेशन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किस चीज पे डिपेंड हो गया, हमारे टाइम के ऊपर और हमारी ऑडियंस के ऊपर। अगेन वो किस चीज पे डिपेंड हो गया, जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं है उनके टाइम के ऊपर, उनकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। अब अगर हम दोबारा देखते हैं, जैसे अभी अभी आप लोगों को याद होगा कि 2016-18 में क्या हुआ था ना, एलजीबीटी जो क्वीर जिसे हम बोलते हैं, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसे हम बोलते हैं हमारा, उनको सेक्शन 377 के अंडर क्राइम नहीं माना गया था। उसको जो सेक्शन 377 था उसको अबोलिश कर दिया गया था। आई थिंक सितंबर 6 डेट थी उस टाइम पे। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि उन लोगों को बिल्कुल नॉर्मल माना गया था, उन लोगों को एक सोशल प्रॉब्लम नहीं माना गया था। बट इस टाइम से पहले, यानी कि आज तो वो सोशल प्रॉब्लम नहीं है, मे बी सम कुछ लोगों के लिए होंगी जिनके विचार अलग है, जिनके पर्सपेक्टिव अलग है, बट टाइम के साथ और 2-3-4 साल में वो बिल्कुल सोशल प्रॉब्लम नहीं रहेगी क्योंकि लॉ नहीं मानता है। बट उससे पहले क्या होता था, 2018 से पहले इसे क्रिमिनाइज माना जाता था। यानी इफ टू अडल्ट सेम सेक्स पर्सन आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर, तो वो क्या माने जाते थे, क्रिमिनल की तरह, क्रिमिनल की कैटेगरी में उन्हें देखा जाता था। ठीक है, तो ये एक आप फिर से देख सकते हैं कि टाइम और ऑडियंस पे डिपेंड था और अभी भी टाइम और ऑडियंस पे डिपेंड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और हम नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है, रिएक्शन टू सोशल प्रॉब्लम्स। अब तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि थ्योरीज पढ़ी काफी, कि पर्सपेक्टिव क्या क्या है, वो हिस्ट्री कैसे शुरू हुई। अब हम देखते हैं कि लोगों का किसी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर एटीट्यूड क्या होता है या फिर रिएक्शन क्या होता है। देखिए, एक यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स है। इसमें क्या है कि एक कपल है जो थोड़ा ओल्ड है, वो क्या कर रहे हैं, नेचर को इंजॉय कर रहे हैं, वहां पे खड़े हैं, हैप्पी है उस चीज से। बट आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो एक मैन और वुमेन, दो अडल्ट है यहाँ पर, और दोनों इस चीज को इंजॉय नहीं कर पा रहे। मतलब इनके रिएक्शन और उनके रिएक्शन सेम नहीं है। मे बी इनके ऊपर कोई भी प्रेशर है, काफी स्ट्रेस लग रहे हैं, जॉब का प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, बट रिएक्शन अलग अलग है। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, बहुत उनकी पर्सपेक्टिव होते हैं और बहुत अलग अलग उनके रिएक्शन भी होते हैं। सो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, मैंने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोस्ट प्रोबेबली यही होते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज एन एटीट्यूड ऑफ एन अनकंसर्न। अनकंसर्न क्या होता है कि जिस इंसान को किसी चीज से फर्क कम पड़ता है। अब ये कब होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम इफेक्ट ना करे, मतलब जो प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान को, उनके नेबर को इफेक्ट करे बट उनको ना कर रही हो, तो वो क्या करते हैं, उस चीज को अनकंसर्न रहते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके सेवरल रीजंस भी हो सकते हैं। मे बी उस टाइम पे वो खुद ही प्रॉब्लम्स में हो, जैसे फैमिली टेंशन होती है, जो प्रेशर होता है, तो वो चीजें उनको बहुत एंगेज रखती होंगी शायद, और उनको टाइम होता ही नहीं है कि वो लोग इंटरेस्ट ले इन चीजों में कि क्या दूसरों को अफेक्ट कर रहा है या क्या दूसरों को तंग कर रहा है। तो एक इस टाइप के इंसान होते हैं। सेकेंड जो पार्ट होता है, दैट इज फेटलिज्म। फेटलिज्म क्या होता है, फेटलिज्म एक काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड देयरफॉर इनएविटेबल। मतलब कि जो भी हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं ना, वो पहले से ही निश्चित होते हैं और उन्हें बदलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। इसमें क्या होता है, आपको समझ आ ही गया होगा कि इस तरह के लोग अपनी हर चीज को सिर्फ डेस्टिनी पे, भाग्य पे छोड़ देते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है या वो हमारा ही कर्मा है, तो पास्ट कर्मा है। तो अब इसमें देखो ऐसी चीजें ना बहुत, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये चीजें जो भी हैं, ये हम पॉवर्टी में और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो इश्यूज है ना उसमें काफी देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि क्या होता है, कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेता है और काफी एक दो बार ट्राई करने के बाद भी जब उसको अपनी जो ड्रीम जॉब होती है उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, तो लोग क्या कहना, फैमिली मेंबर्स इवन स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी तो किस्मत में ही नहीं है।
सुना होगा आपने, बहुत कॉमन फ्रेज है ये लोगों का। मे बी कुछ लोग नहीं बोलते हैं बट कुछ लोग काफी बोलते हैं, मैंने सुना है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं लोगों को जिससे वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनका भी ऐसे ही एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। खैर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे टाइप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनके रिएक्शन होते हैं, दैट इज वेस्टेड इंटरेस्ट। इसमें देखो, इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का सीक्रेट होता है, सीक्रेट रीजन होता है इसमें। मान लीजिए कि दैट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग सीक्रेट रीजन फॉर डूइंग समथिंग दैट विल ब्रिंग देम एडवांटेज ऑफ समथिंग और सम काइंड, फॉर एग्जाम्पल मोर मनी और पावर। समझे, इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे सीक्रेट रीजंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको या तो किसी चीज का फायदा हो रहा है, किसी नुकसान, मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से, या तो आपको कोई पावर का फायदा हो रहा है या आपको कुछ पैसों का फायदा हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, इस टाइप के लोग दूसरे लोगों को डीमोटिवेट करना शुरू कर देंगे। अगर कोई लोग उस चीज के बारे में बात भी करना चाहते हैं तो ये लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, कुछ नहीं है, ये तो बड़ी लंबी चलती आ रही है, इसके बारे में तो सोचना भी टाइम वेस्ट होगा अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोच रहे होंगे तो। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज एब्सेंस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डीपली कंसर्न होते हैं किसी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, काफी डीप उनको चिंता होती है कि हम कैसे इस चीज को इराडक्ट करें, कैसे हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। बट क्या होता है ना कि जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो दो तीन टाइप के ये ऊपर वाली कैटेगरी के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इनको डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, इनको बताना शुरू कर देते हैं कि ये टाइम वेस्ट है। और इनको लगता है, जिनके पास जो डीप कंसर्न है उस प्रॉब्लम को लेके, इनको लगता है कि जब तक इंसान नहीं बदलेंगे तब तक कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। बट वो कभी भी अल्टरनेटिव के बारे में नहीं सोचते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की, कि जब हमें किसी एक्सपर्ट नॉलेज की एब्सेंस होती है ना, तो हम अगर अल्टरनेटिव के बारे में सोचेंगे तो उसका अल्टरनेटिव भी जरूर निकल के आएगा। खैर इस क्राइटेरिया में, इस कैटेगरी में आप एक एग्जाम्पल्स डाउरी का देख सकते हैं, जो कि हमारी दहेज प्रथा है, जो आज भी बहुत सारे लोग जिसको खत्म करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक्स है ये है टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब कि हमारी सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है दैट इज नॉर्म वायलेशन, कि नॉर्म्स जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है किसी बिहेवियर के चलते, या किसी चीज से वो तंग होकर बहुत इजी लेते हैं ना, कि ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देते हैं लोग अपनी इग्नोरेंस में, अपनी हम बोल सकते हैं कि वो लोग इतने ज्यादा डिसिप्लिन नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर आप 2 मिनट वेट कर लेंगे तो उनको हम देखेंगे, उनकी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तरीके का जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है वो ऐसे नॉर्म्स की वायलेशन की होती है, जिसमें क्राइम्स होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी के, गवर्नमेंट के, सिविल सोसाइटी के, उनको तोड़ दिया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट है टाइप दैट इज सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशंस को थोड़ा समझना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप के पर्सन्स होते हैं और अलग अलग लोगों की वजह से कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को सफर करना पड़ता है। मे बी कोई साइकिक या फिर मटेरियल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग उन लोगों को होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें इस कैटेगरी को समझने के लिए ना हमें कुछ से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या आपको, मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको लगता है कि जो हमारे स्कूल का अभी सिस्टम है, मान लीजिए उसमें, उसकी वजह से कुछ लोगों को कुछ काइंड ऑफ, मैं बोलूंगी कि कैटेगरी ऑफ पीपल जो हैं उनको सफर नहीं करना पड़ता होगा। मतलब ये सारी चीजें सोचने की बात है। हमारी सोसाइटी में क्या है ना, ब्लेम करने की लोगों को बहुत आदत है, बट जब सोचने की बात आती है ना तो वो लोग अपने दिमाग को नहीं खोलते हैं उतना। अब आप लोग सोच के देखिए कि जैसे हेल्थ सिस्टम डिलीवर्ड होता है, मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी सोसाइटी में बहुत इनइक्वालिटी है। तो जैसे हेल्थ सिस्टम, मान लीजिए हेल्थ केयर डिलीवर्ड होता है, तो क्या उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को सफर नहीं करना पड़ता होगा। तो ये ऐसी ही चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक इंसान, एक इंडिविजुअल की आप बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हो ना, जैसे कि आप उसकी सिक्योरिटी को पूरा नहीं कर रहे हो, आप उसको फूड प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, आप उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो उसकी सेल्फ स्टीम है, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, आप उसको शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या, उस आपको नहीं लगता कि उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी? बिल्कुल उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी। वो बेशक, मैं मानती हूँ कि वो पावरफुल लोगों से हो सकता है उसमें डर हो,
बट उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी और वो अपने से जो उससे नीचे लोग हैं, जो उससे कम पावर के लोग हैं, वो उन लोगों पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। इस फ्रस्ट्रेशन के चलते, इस होस्टाइल बिहेवियर के चलते हो सकता है कि वो अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू करे या फिर कुछ ड्रग्स कंज्यूम करना शुरू करे, और टेररिज्म को भी इसी वजह से ही बढ़ावा मिलता है। आपको क्या लगता है कि हमारे जैसे लोग जिनको हर फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है हमारे पेरेंट्स के द्वारा या किसी भी अलग सोसाइटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, आपको लगता है कि हम लोग अपने करियर के बारे में सोचना छोड़कर टेररिस्ट जाकर बनेंगे? देखिए, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेररिज्म का यही एक रीजन है, बट एक बात सोचने की है कि कुछ ना कुछ तो कमी रहती होगी ना कुछ तो हमारी तरफ से एज ए ह्यूमन, जो हम सोसाइटी के हैं, हमारी तरफ से भी बहुत सारी ऐसी कमियां रहती है जिनकी वजह से लोग ऐसे स्टेप्स उठाते हैं, जो जाते हैं इस तरफ से, जो सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आई होप आप लोग समझेंगे और इसके सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है दैट इज इंस्टीट्यूशनल डेविएंस। डेविएंस क्या होता है कि ये दोबारा अब नॉर्मल को ही बोला जाता है, इसका मतलब अब नॉर्मेलिटी ही होती है। इसमें क्या होता है कि कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं, और अगेन जब वो किसी दो इंडिविजुअल के प्रति या किसी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन तो नहीं बोल सकते, मैं यही बोलूंगी कि इंडिविजुअल को ही जब क्या होता है कि वो बाइसनेस दिखाते हैं ना, कि आप किसी को ज्यादा पे कर रहे हो कम काम के लिए और आप किसी को कम पे कर रहे हो जिससे ज्यादा वो डिजर्व करता था, जब आप उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हो ना, तो वो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और इस टॉपिक्स के कुछ और अप्रोचेस बची हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, हमारे में जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें, और मुझे अपना बहुत, मैं बोलूंगी कि जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक होगा वो मुझे जरूर